अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अथर काज़मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑपोजिशन से मुशावरत का फैसला किया है। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जो हाल है वहां पे जिस तरीके से जंग जारी है, उस हवाले से हुकूमत का यह कहना है कि ऑपोजिशन से भी मुशावरत जरूरी है। इन कैमरा इजलास कल बुलाया गया है। क्या तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत करेगी? पार्लिमानी लीडर जो है तहरीक इंसाफ के, यानी उनके जो अपोजिशन लीडर हैं अचकजई साहब, वो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर साहब को भी दावत दी गई है। यह वो चीज है जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुशावरत कर रही है। दूसरी जानिब आज हमने देखा कि खान साहब से मुलाकात का दिन था, बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। हालिया अरसे में हम देख रहे थे कि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो जाती थी। आज भी पहले खबर ऐसी आई कि बुशरा बीबी की फैमिली को अंदर बुला लिया गया है और उनकी मुलाकात हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि कई घंटे वो अंदर इंतजार करते रहे और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो एक तरफ हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ आए, इन कैमरा इजलास में शिरकत करे, हमारे साथ मुशावरत करे, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब की जो फैमिली है उनको अभी तक एक्सेस नहीं दिया जा रहा। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ और खबरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वाहिबा। उनसे कुछ तफसीलात लेंगे। मरियम बीबी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जरा बताइएगा कि जो पहले खबर आ रही थी कि आज आपकी फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात हो गई, तो ये मुलाकात तो नहीं हुई, ये बात दुरुस्त है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई और मुझे उससे ज्यादा हैरत ये है कि यूजुअली जब ये इन्होंने मुलाकात नहीं करवानी होती तो बाहर खड़ा रखते हैं जेल के दरवाजे से, लेकिन आज इन्होंने अंदर बुलाया और वेटिंग एरिया में कई घंटे बिठाया, तकरीबन 2 घंटे, और उसके बाद कहा कि जी मुलाकात नहीं होनी। तो मेरा ख्याल है कि इम्प्रेशन ये दिया गया कि जी मुलाकात करवा रहे हैं। बाहर काफी सारे लोगों को ये इम्प्रेशन मिला कि जी मुलाकात हुई है, लेकिन अंदर फैमिली वेट करती रही और फिर उसके बाद उनको कहा गया कि जी आज मुलाकात पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा, खान साहब की सेहत के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है? पिछली दफा जब फैमिली गई थी उन्होंने कुछ तफसीलात आपसे शेयर की थी, उसके बाद कोई राब्ता हो सका लॉयर्स के थ्रू या किसी के थ्रू? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास हो? आतिफ साहब, आपको भी पता होगा कि बुशरा इमरान की भी खान साहब की तरह 3 महीने हमारी बिल्कुल मुलाकातें बंद रही थी। तो 3 हफ्ते पहले शुरू हुई थी और सबसे पहले हमारी फैमिली ने बिल्कुल बाहर आके ऑथेंटिकली बताया कि जी खान साहब की आंख को तकलीफ है। दैट वाज February 4th। उसके बाद फिर 2 मुलाकातें और हुई और हर मुलाकात में जो भी खबर हमें मिलती रही खान साहब की हेल्थ के रेफरेंस से हम बताते रहे। इस दौरान में पिछले अब 4 महीने होने लगे हैं कि बीबी की उनके अपने लॉयर से भी कोई मीटिंग अलाउड नहीं है। तो फैमिली के अलावा जो भी 3 मीटिंग्स अलाउ हुई पिछले 4 महीने में, उसके अलावा कोई मीटिंग अलाउ नहीं हुई है। और आज अगर हमारी मुलाकात हो जाती तो खान साहब की भी कोई खबर सेहत की, जैसे लास्ट 2-3 दफा हमारी फैमिली मिलने गई तो एट द रिस्क ऑफ, हमें उस वक्त भी था कि अगर हम ये बात करेंगे खान साहब की सेहत के बारे में जो हमें पता लगा तो मुलाकातें शायद हमारी फैमिली की भी बंद करवा दी जाएं। लेकिन जाहिर बात है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, हमें तो बताना था कि खान साहब की सेहत का क्या हाल है। और दूसरी बात यह कि हमारी जब भी फैमिली बाहर आती है तो आपने देखा होगा कभी भी मीडिया या सियासत पे कोई बात नहीं करते, और अभी भी नहीं की। लेकिन अब मुझे तो यही फियर है कि अगर आज मुलाकात नहीं करने दी गई तो व्हाट इज मोर दैट दे आर हाइडिंग, क्योंकि खान साहब की आंख का तो हमें पहले ही पता है कि उनकी आंख सही नहीं है। तो अभी क्या हमें आज जो नहीं मिलने दिया गया आज, तो व्हाट इज मोर दैट दे आर हाइडिंग के आज हमें कुछ और पता ना लगे फैमिली को। ठीक, अच्छा, जिस तरह आपने फरमाया कि काफी देर उनको इंतजार करवाया गया, अंदर बुलवाया गया, और आपने भी उस खदशे का इजहार किया कि आपको भी ये खदशा था कि जिस तरीके से बाहर पैगाम आ रहा है ऐन मुमकिन है कि फिर मुलाकातें रोक दी जाएं। क्या कुछ ऐसा उनको बताया गया कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही? आपका जो बाहर मैसेजेस जाते हैं उस पर कोई तहफुजात हैं? कोई ऐसी चीज तो नहीं उनके साथ शेयर की गई इंतजामिया की जानिब से? नॉट एट ऑल। मैंने फैमिली से पूछा कि जब आपको उन्होंने कहा कि नहीं मिलने देना, मतलब 2 घंटे पहले तो उनको बुलाया, वो वेटिंग एरिया में बिठाए रखा। फिर उनको मैंने कहा आपको उन्होंने कोई रीजन दी? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने हमें कोई रीजन नहीं दी। बस 2 घंटे, तकरीबन 2 घंटे बिठाने के बाद एक सिपाही आया, उसने कहा कि जी आज आपकी मुलाकात नहीं होगी। दैट्स इट। वो पहले भी जब उन्होंने मुलाकात नहीं करवानी होती तो दे डोंट गिव अ रीजन। आपको पता है कि रीजन तो कुछ भी बना सकते हैं ना, मतलब वो तो कोई लॉजिकल है ही नहीं। अब फैमिली को ना मिलने देना जो लीगली अलाउड है, खान साहब की फैमिली हो जाए या बुशरा इमरान की फैमिली हो जाए, तो लीगली अलाउड है ना, बट दे मेक एक्सक्यूजेस जब उन्होंने नहीं मिलने देना होता।
मरियम रियाज भट्टू साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ और खबरें भी हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। अगर इस वक्त आप सूरत हाल देखें तो मशरिक़ वुस्ता में जंग जारी है। पाकिस्तान इसके अंदर आगे जाके क्या किरदार अदा कर सकता है सफारती सतह पे, अगर ये मुशावरत होती है अपोजिशन के साथ तो अपोजिशन हुकूमत को क्या मशवरा देगी, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अमरीका की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उनके ऊपर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अमरीकी वजीर दिफा ने एक ऐसा बयान दिया जिसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा कि किसी मुसलमान मुल्क को या ऐसी रियासत को जो इस्लामी तस्वुरात को मानती है, और बड़े हद तक आमेज तरीके से उन्होंने ये गुफ्तगू की और कहा कि सदर ट्रंप बिल्कुल वाज़ेह हैं इस हवाले से कि उनको न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दिया जाएगा। तो क्या इसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्स आएगा? और फिर जिस तरीके से वहां पे इस वक्त बमबारी हो रही है, बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, तो सदर ट्रंप साहब का जो ये नोबेल पीस प्राइज वाली नामजदगी है वो भी जेर बहस है। लोग हुकूमत से ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या अब भी आप ये समझते हैं कि वो जो नामजदगी की गई थी वो दुरुस्त थी? इसी तरह आज खबर आई, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी रिपोर्ट किया, डॉन ने भी रिपोर्ट किया कि कराची में जो अमेरिकन कौंसलेट के बाहर या अंदर फायरिंग हुई उसमें मुबैना तौर पे अमरीकी मरीन्स शामिल थे। इस हवाले से हुकूमत के पास क्या अपडेट है, हुकूमत से यह भी पूछेंगे। फिर इमरान खान साहब के जो 9 मई के हवाले से केसेस हैं और तोशाखाना जाली रसीद केस है, उसमें जो जमानतें हुई थी उनका तफसीली फैसला आया और उस तफसीली फैसले में इस्लामाबाद की अदालत ने यह लिखा कि बुनियादी तौर पर हुकूमत 9 मई के हवाले से इमरान खान के खिलाफ कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रही, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने कोई साजिश की, उन्होंने लोगों को एहतजाज पे उकसाया। और इसी तरह जो जाली रसीद है उस हवाले से भी अदालत ने यही रिमार्क्स दिए कि कोई वाज़े सबूत हुकूमत हमारे सामने नहीं रख सकी। तो क्या इसका यह मतलब है कि ये जो 9 मई के केसेस हैं अब ये कमजोर होते जा रहे हैं? इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और खबरें भी हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी जनाब हुज़ैफा रहमान साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कोर कमेटी के मेंबर जनाब अली बुखारी साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। साद साहब आपका भी शुक्रिया। मैं जरा हुज़ैफा साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा। अपोजिशन को आप लोगों ने दावत दे दी है कि आए मुशावरत करें, तो मशरिक़ वुस्ता के हवाले से आप लोगों की अपनी पॉलिसी क्या है? उस पर क्लैरिटी है कि किधर पाकिस्तान खड़ा है, आगे आप लोगों ने किस तरफ जाना है? जी बहुत शुक्रिया काज़िम साहब। मैं पहले गुजारिश तो ये करूं कि आपके प्रोग्राम में ही जिस वक्त गज़ा पीस बोर्ड का मामला चल रहा था तो आप जैसे दोस्तों ने ही इस पर हमसे सवाल भी किया, तनकीद भी की। तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने भी कहा कि भाई पार्लियामेंट को आपने एतमाद में नहीं लिया। तो हम यही बात करते थे कि इसके अंदर जो फ़लस्तीनी अवाम चाहती है, जो हमास चाहता है, या बाकी ममालिक यानी वो इस्लामी ममालिक जिनका नुक्ता नज़र फ़लस्तीन के हवाले से हमसे ज़्यादा जारहाना है, जिस जगह वो खड़े हैं तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और इसमें पाकिस्तानी पार्लियामेंट का कोई अमल दखल नहीं है। और वज़ीर आज़म वैसे भी पार्लियामेंट का चूँकि नुमाइंदा होता है, पार्लियामेंट ही उसे जो है वो इलेक्ट करती है बतौर वज़ीर आज़म। लेकिन अब जो है सूरत हाल ऐसी है कि ख़ित्ते में चारों तरफ जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ हमारा जो है बहुत ही करीबी बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया है और दूसरी तरफ ईरान है। उससे भी हमारे गो के माजी में बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन पिछले 1-1.5-2 सालों में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं काफ़ी। तो ज़ाहिर है इस सूरत हाल के अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान ने किया है उसमें हम समझते हैं कि अपोजिशन की तमाम जमातों का एतमाद मिले, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम से वोट लेकर आते हैं। और उसमें वैसे मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बता दूं, कल भी मैंने किसी प्रोग्राम में गुजारिश की थी, आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने उसको इंडोर्स कर दिया कि बेसिकली हमारे लिए सूरत हाल ऐसी बन चुकी थी कि एक तरफ हमारा दायां बाजू है, एक तरफ बायां बाजू है, या यूं कह दें कि एक बाप के 2 बेटे हैं। एक बेटा वो है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है और दूसरा बेटा कुछ नहीं करता, तो फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी सूरत हाल के अंदर जब सऊदी अरबिया ने हमें कहा कि आप हमारे साथ मुआहदे के अंदर हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ मुआहदे में ना भी होते तब भी माजी में हमने हॉली मॉस्क का दिफा किया है। और मैं समझता हूं कि ईरान में बैठे हुए मुसलमानों का भी ये नुक्ता नज़र होगा कि हॉली मॉस्क की प्रोडक्शन के ऊपर कोई आंच ना आए। तो वही बात हमने ज़रा ईरान के साथ की, ईरान ने उस बात को अंडरस्टैंड भी किया। और देखें, अगर फैक्चुअल आप सूरत हाल का जायजा लें तो मेरे ख्याल से सबसे कम मशरिक़ वस्ता में ईरान ने जिस मुल्क को निशाना बनाया है वो सऊदी अरेबिया है। और वो ज़रा अरामको की जो बात चल रही थी वो भी उन्होंने तरदीद की कि इसमें उसी बागी तो हो सकते हैं, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, इस वक्त हमारी तो पॉलिसी एक ही है। पाकिस्तान ज़ाहिर है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है। वज़ीर ख़ारजा साहब ने आज हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी आपके सामने खोल कर रख दी। लेकिन ज़ाहिर है बिला वजह हम ना ही जंग को अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही हम अपने अवाम को किसी की जंग में धकेलेंगे। हमारी पॉलिसी ये तो हो सकती है कि ईरान और ज़ाहिर है इसराइल और अमेरिका के दरमियान अगर कोई अमन मुआहदा
डेवलप होने की सूरत हाल पैदा हो, या ईरान जो है कम अज कम जो गल्फ ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, इनसे अपना रुख मोड़ ले, इन पे बीमारी बंद कर दे, तो उसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो। हम यानी अमन में तो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये तवक्को रखता है कि पाकिस्तान जो है किसी जंग में जाएगा, वो ज़रा मुमकिन भी नहीं है और हम चाहेंगे भी नहीं। इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो कोर है वो यही है कि खित्ते में अमन कायम हो जाए, और जिस तरीके से जंग जो है किसी मसले का हल नहीं होता, और उसमें जो भी हमें ज़रा किरदार अदा करना, बड़ा कुछ बैकग्राउंड में कर भी रहे होंगे पाकिस्तान। कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपसे क्लियर करवाना चाहता हूं, लेकिन अली बुखारी साहब, आप ऑब्वियसली कोर कमेटी के मेंबर हैं, पार्लिमानी पार्टी का इस वक्त भी इजलास हो रहा है जिसमें मुशावरत की जा रही है। हमारे पास खबर यह है कि आपकी जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें बहुत सारे लोग इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं कि हमें उस इजलास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज इमरान खान साहब की ना बहनों को मिलने दिया गया, ना बुशरा बीबी के खानदान को मिलने दिया गया, ना अब तक खान साहब के जो जाती डॉक्टर्स हैं उन तक रसाई दी गई। तो ऐसे मौके के ऊपर हमें क्यों जाके हुकूमत के साथ बैठना चाहिए? तो कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन कुछ आवाजें जिनमें गालिबन बैरिस्टर गौहर साहब भी शामिल हैं जो ये समझते हैं कि जाना चाहिए और हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। ओवरऑल क्या सोच रही है पार्टी? आप लोग जाएंगे, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब देखें, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहले तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि इसमें जाना या नहीं जाना। तो हमारी तो पॉलिटिकल पार्टी है, हम जब कोर में कोई चीज़ आ जाती है कोर कमेटी में, तो उसमें सारे अपनी अपनी राय देते हैं और उसके बाद उसको कंक्लूजन जो भी आता है उसको एक एलामिया बनाया जाता है, और डेफिनेटली वो जो है रऊफ हसन साहब उसको पब्लिक करते हैं। देन उसके बाद वो लीगल कमेटी में जाता है, उससे डिस्कस किया जाता है, और फिर पॉलिटिकल कमेटी में। और प्रोसीजर हमारा ये होता था। उसके बाद फिर हम इमरान खान साहब से डिस्कस करते थे कि ये हम सबकी राय है, आपकी राय इसमें क्या है। फिर जो उनकी राय होती थी उसके मुताबिक हम सारी चीज़ें। अभी तो टाइम कम है, कल इजलास है। अब इशू ये है कि मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि अभी तक पार्टी की तरफ से तो ऐसा फैसला हुआ नहीं, और होगा तो डेफिनेटली वो शेख वकास अकरम साहब उसको करेंगे, क्योंकि स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जी कि क्या जब ये हुकूमत गजा पीस ऑफ बोर्ड में गई थी तो हमसे इन्होंने पूछा था? क्या ये किसी मुल्क के साथ बायलैटरल या यूनिलैटरल जो है एग्रीमेंट साइन करके आई थी? क्या इन्होंने पार्लियामेंट को बोर्ड में ऑन बोर्ड लिया था? आज मैं ये कह तो सकता हूँ भाई, हम भी जंग लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, हमारे साथ कौन आगे खड़ा हुआ? क्या हम किसी के गुलाम तो नहीं है? हमारा तो लीडर ने कहा ही ये था। हम जो है किसी के किराए के वो भी नहीं है कि हम किराए के गुंडे हैं, जाते हैं लड़ाते नहीं। हमारी इंटेग्रिटी पे, हमारी डिग्निटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरी चीज हमने तो पहले कहा था, हमारे लीडर इमरान खान साहब ने आज से 25 साल पहले भी कहा था कि दूसरों की जंग नहीं लड़ी जाती। अब क्वेश्चन यहां पर क्या है? क्वेश्चन यह है कि आपने गजा के ऊपर जंग गजा से शुरू होते होते आज हमारे बॉर्डर पे आ चुकी है, और आपने नेतन्याहू के बयान पुराने भी सुने और देखे कि उसने क्या कहा ईरान के बारे में, देन पाकिस्तान के बारे में। तो हमने तो अपनी सिक्योरिटी तो प्रायोरिटी पे रखनी है, और उससे आगे चलते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, 900+ किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा। ये नहीं है कि हमारे और ईरान के दरमियान कोई दूसरा मुल्क बीच में है या हमारे बॉर्डर्स नहीं मिलते। और अगर यहाँ पर जंग कौन लड़ रहा है इस टाइम? जंग आपका इसराइल लड़ रहा है। इसराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ द वॉर है उसने जो अभी स्टेटमेंट दी जिसका आपने जिक्र किया, क्या वो एज अ मुस्लिम कोई बंदा, आप, मैं, हुज़ैफा साहब उसको टॉलरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम अपनी नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी रेड लाइन है वो। क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट देनी थी या मैंने स्टेटमेंट देनी थी? हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम उसको कंडेम करते हैं। उसने तो ओवरऑल रिलीजन के हवाले से पूरा कह दिया ना, उसने तो पूरे मुसलमानों का नाम ले लिया ना। सो बात यह है कि एक पूरे मजहब को उसने कर दिया, उसके अंदर लेकर आ गया। अब इशू यह है कि ये गवर्नमेंट के काम नहीं थे क्या? गवर्नमेंट को पता नहीं था? रोज ये जाके जो कभी पीस ऑफ बोर्ड में साइन कर रहे हैं, कभी रोज उधर जा रहे हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं। आज मुझे ये बता दें कि जब हमसे, देखें मैं तो वो बात कर रहा हूं जो सब कुछ मीडिया पे खुल के आ चुका है। क्या जब मोदी गया वहां पर इजराइल के अंदर, और हमसे क्या यूएई ने $2 अरब नहीं फटाफट डिमांड किए, विद इन नो टाइम हमें दें आप? प्रेशर हम पे डेवलप नहीं किया गया? किस साइड से आया वो? सो ये सारी चीजें आपको देख के चलनी है कि अपना मुल्क, अपनी प्रायोरिटी। और अभी एक चीज जो बात कही हुज़ैफा भाई ने, मैंने एक बात की कि दो तरफा या एक तरफा मुआहदे हमारे हुए थे कि यार अगर हम पे किसी ने अटैक किया या हमने किसी हमारी जंग में आया तो आप हमारे साथ खड़े होंगे, और आप पे होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है। अब मैं अगर उसके पास जाऊं तो आज तक मैंने नहीं देखा, अभी इतने दिन की जंग हो चुकी है कि किसी मुस्लिम मुल्क के ऊपर जो है जहां अमेरिकन अड्डे के बाहर कोई अटैक कर दिया गया हो। सपोज अगर किसी एयरपोर्ट पे हुआ तो उसका गेट नंबर 3 यूज करती है CIA। ये तो नेट खोले आपको हर चीज पता चल जाएंगी। सो अगर कोई मिसाइल जाता है इजराइल में, उसको रस्ते से इंटरसेप्ट करता है तो कौन करता है? वो अड्डे करते हैं। अगर वहां पर ईरान के ऊपर फायर होता है, मिसाइल फायर होता है, कहां से होता है? तो नडों से होते हैं। और ये बड़ा कैटेगरिकली ईरानी क्लियर कर चुके थे, हमारी तो नहीं, ये तो उनकी वॉर जरूर है। लेकिन हमें एक सबक तो मिल गया इससे अतर भाई
कि जो अली खामनेई साहब थे उन्होंने बताया कि लीडरशिप किसे कहते हैं, लीडर्स कौन होते हैं। मुझे लीडर्स कभी नहीं होते और डिसाइसिव पावर्स होनी चाहिए, और जो कहते हैं कि हम बंकर में तब जाऊंगा जब सारी अवाम जाएगी, नहीं तो बाहर ही शहीद हो जाऊंगा। तो ये प्रायोरिटीज होती हैं, ये चीजें होती हैं मैं जरा आज के दौर में बताइए। ठीक है, मैं बैरिस्टर साद रसूल साहब को भी शामिल करूं। बैरिस्टर साहब, आप माहिर कानून है, आज जो तफसीली फैसला आया है जमानत का इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का, उसमें 9 मई के हवाले से भी मोअज़्ज़िज़ अदालत ने कहा है कि कोई एहतजाज के हवाले से जो इल्जामात हैं, इक़दाम कत्ल के जो मुकदमात हैं, किसी किस्म का सबूत हुकूमत पेश करने में नाकाम रही है, और इसी तरह ना ये साबित हो सका है कि वो जाए वकूआ पर मौजूद थे, और इस हवाले से भी प्रोसिक्यूशन ने कोई सबूत पेश नहीं किया, और जाली रसीद वाला जो मामला है उसके ऊपर भी मोअज़्ज़िज़ अदालत ने यही कहा है कि कोई सबूत ये पेश नहीं कर सके। तो आप इसको कितना सिग्निफिकेंट देखते हैं, ऑल्दो कि ये मुकदमे का फैसला नहीं है, जमानत का फैसला है तफसीली, पर कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जितनी बड़ी बड़ी चीजें इस वक्त इस मुल्क में चल रही हैं उसके अंदर अदालत का एक ऐसी अदालत जो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद क्रिएट हुई है उसके फैसलों के ऊपर किसी की भी नजर है। लेकिन क्योंकि आपने अदालत के फैसले का तज़किरा किया और खासतौर पर 9 मई का किया, तो मैं ये वाज़ेह करता चलूं कि ये पहला फैसला नहीं है 9 मई का जो इमरान खान साहब के हक में आया है, या जिसके अंदर अदालत ने, और एक ऐसी अदालत मैं फिर से कहूं जो 26वीं 27वीं तरमीम के बाद बनी हुई है, उस अदालत ने कहा है कि इमरान खान साहब का 9 मई के अंदर कोई किरदार नहीं है, सर्टनली कोई कंस्पिरेसी हैच नहीं उन्होंने की ये काम करने के लिए। ये पहली अदालत नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि लाहौर की हाई कोर्ट ने भी इमरान खान साहब को 9 मई के केसेस के अंदर जो जमानत दी थी उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर ये बात लिखी हुई है। अदालत, मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, अदालत के फैसले के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हुकूमत के पास इमरान खान साहब के खिलाफ कोई सबूत 9 मई का मौजूद नहीं है। हुकूमत की पूरी कहानी 9 मई की इमरान खान साहब को मुलव्वस करने के लिए 2 गवाहान के ऊपर मुनसर है। 2 पुलिस वाले, जो एक कहता है कि मैं तौलिया पता नहीं सर पे डाल के तो टेबल के नीचे बैठा हुआ था, और एक कहता है कि मैं चादर लेके तो पत्नी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, और वो दोनों को जब खुरेदा गया, ना सिर्फ कि ये बज़ाहिरन इसकी कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एविडेंस, करॉबरेटिंग एविडेंस इसको कहते हैं, वो नहीं है, बल्कि जब दोनों को खुरेदा गया तो पता चला कि वो दोनों पुलिस वाले वैसे असल में उस दिन छुट्टी के ऊपर थे। तो इस बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब को 9 मई के केस के अंदर लाहौर से बेल दी गई, और अब आपने इस्लामाबाद का फैसला भी आज देख लिया, तो बात तो आहिस्ता आहिस्ता आया होती चली जा रही है कि 9 मई की किस अदालतों के सामने कम से कम जो मवाद आया, जो पिछले 3-4 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, अब 3 साल की कम से कम इन्वेस्टिगेशन के बाद मवाद आया, उसके अंदर इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव के अंदर तो कोई ठोस सबूत अगर बेल स्टेज के ऊपर ही नहीं आए, जहां पे टेंटेटिव प्राइमा फेशियल असेसमेंट ऑफ फैक्ट होती है, अगर यहीं पे नहीं आए तो एक्चुअल ट्रायल के अंदर इससे भी वीक हुकूमत का मुकदमा लगता है। दूसरी बात जो अभी पहले चल रही थी, आपकी इजाजत से मैं उसके बारे में भी 2 जुमले कहना चाहता हूं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि फेमसली ये भी कहा जाता है कि वॉर इज टू सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस। तो मैं हुज़ैफा साहब से भी और उनके पर्सपेक्टिव से हुकूमत से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं जो कि बड़े बुनियादी हैं, जो कि जिनकी तरफ मेरा ख्याल है अभी अली बुखारी साहब ने भी इशारा किया। सबसे पहली बात ये कि हुज़ैफा साहब ने कहा कि हमने बोर्ड ऑफ पीस इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो फ़लस्तीनियों की और हमास की, उन्होंने 2 चीज़ों का नाम लिया, फ़लस्तीन और हमास के, उनकी उमंगों के मुताबिक एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया। तो ये बात फैक्चुअली भी गलत है, ये बात हिस्टोरिकली भी गलत है, इसकी कोई मवाद नहीं। फलस्तीनियों को बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल ही नहीं किया गया, और हमास को डीमिलिटराइज करने के लिए, जिसका कोई मेंबर आपने अंदर शामिल नहीं किया, जिन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि हम डीमिलिटराइज नहीं होना चाहते, उसकी उमंगों के खिलाफ, फलस्तीनियों की आवाज के खिलाफ बोर्ड ऑफ पीस इफेक्टिवली क्रिएट हुआ। फलस्तीन का उसके अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनका पर्सपेक्टिव क्या है? अगर खिलाफ नहीं भी तो कम से कम पर्सपेक्टिव उनका क्या है, ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जो अभी ये म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डील की बात हो रही थी, देखिए दोनों ममालिक जिनके दरमियान में, और बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान को डिफेंस पैक्ट्स करने चाहिए। हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं इस रीजन के अंदर। पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेबलाइजिंग फैक्टर बनना चाहता है इस मुल्क के अंदर। हम वाहिद न्यूक्लियर फोर्स, मुस्लिम न्यूक्लियर फोर्स हैं इस पूरे रीजन के अंदर। तो दोनों ममालिक जिनके दरमियान में ये पैक्ट साइन हुआ था, एक सऊदी अरब और एक पाकिस्तान, दोनों अपनी अपनी जंगों में इस वक्त इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान एक अफगानिस्तान के खिलाफ इफेक्टिवली जंग के सिलसिले में है, सऊदी अरब तो नेचुरली इस वक्त मिडल ईस्ट की एक जंग में है।
हमने देखा कि ना उनकी तरफ से कोई मटेरियल हमें अगर है तो प्लीज हुकूमत वाजे कर दे, आई विल स्टैंड करेक्टेड, बट ना सऊदी अरब की तरफ से कोई जंगी जहाज, कोई और मवाद पाकिस्तान को मुयस्सर किया गया, ना वापस पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को किया गया। और अगर आप ये कहें कि हम सिर्फ मस्जिद हरमैन शरीफैन और मदीना शरीफ के लिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकी रियाद के अंदर क्या होता है, बाकी सऊदी अरब के अंदर क्या होता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट ना हुआ, फिर ये कुछ और हुआ। चलें। और आखिरी बात इसके अंदर आपके इजाजत से जी ब्रीफली मैंने ब्रेक लेनी है जरा। जी, आखिरी बात आपकी इजाजत से कि हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि अब जबकि एक मिडल ईस्ट के अंदर जंग शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का अपना रोल इस खित्ते के अंदर करना चाहता है, तो क्या वाकई हम इस जंग को किसी और की जंग समझ के खामोश रह सकते हैं, या पाकिस्तान के लोगों की और हमारे नेबर्स की जो उमंगें हैं उसके मुताबिक हमें कुछ करना भी पड़ेगा? ठीक है, चलो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस ये पूछेंगे उज़ैफर रहमान साहब से, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं उन पे भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा उज़ैफर रहमान साहब, ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए ब्रीफली उस पर भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है इस वक्त कि आपकी हुकूमत के हवाले से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप को आप लोगों ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया और उसके बाद जो वो कर रहे हैं फिर पूरी दुनिया देख रही है। इसी तरीके से कराची में जो अमेरिकन कौंसलेट के ऊपर जाके लोगों ने एक तरह से अटैक किया, उसमें हो सकता है सिंध हुकूमत की नाकामी हो, पुलिस उनको रोकने में नाकाम रही है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अमेरिकन जो मरीन्स थे उन्होंने गोली चलाई है। उस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? अब 5 सवाल हो गए हैं सर, एक तो ब्रीफली मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैंने अब हुकूमत का नुक्ता नजर नहीं आपने 5 साल नहीं दूंगा, आपने 5 साल पूरे करने के नहीं करने हैं और फिर आपको देने अगली बात तो सुने, मैं पाकिस्तान का नुक्ता नजर भी बयान करना है क्योंकि 3 सवाल जो साद रसूल साहब, हाँ साद रसूल साहब और हमारे भाई जो है बुखारी साहब ने जो बात की, पहला सवाल तो ये है कि अगर आप गजा पीस बोर्ड में हैं तो उसमें तो फलस्तीन ही नहीं है और हमास को डिवेपनाइज किया जा रहा है, तो हुकूमत का नुक्ता गलत है। दूसरा उन्होंने कहा कि मुख्तसर बात यह है कि सऊदी अरब ने हमें क्या दिया है, यानी इन ममालिक ने हमें क्या दिया है, हम तो इनके साथ मुआहदे भी कर जाते हैं, ये बड़ी अहम सवाल इनका है। तीसरा ये कि हमारा इसमें किरदार क्या होगा, सूरत हाल जो है, या हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे। चौथा आप ये कह रहे हैं कि हमने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए रिकमेंड जो किया, क्या हमारी गलती थी? पांचवा ये कि कराची में जो कुछ हुआ, क्या अमेरिकन प्राइवेट गार्ड्स ने इन पे फायरिंग की या नहीं की? पहली बात तो यह है कि मेरा चूंकि सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे दुख और तकलीफ इस बात की हो रही है कि साद रसूल साहब एक अथॉरिटी हैं एक फॉरेन अफेयर्स के मामलात पे, उनकी तरफ से इस तरह की बात आना इंतहाई मेरे लिए एक हैरानी की बात है। बेसिकली जब हम गजा पीस बोर्ड के मेंबर बने, सबसे पहले जिसने अप्रिशिएट किया फलस्तीन के वजीर आजम ने हमें अप्रिशिएट किया, ऑन रिकॉर्ड पे आया ये, अक़वामी मुत्तहिदा में उनके सफीर ने हमें अप्रिशिएट किया। अब रीजन ये है कि आप आम आदमी को गुमराह कर देते हैं कि फलस्तीन उसका मेंबर क्यों नहीं बना। फलस्तीन उसका मेंबर इसलिए नहीं बना कि फलस्तीन तो इसराइल को मानता ही नहीं है। फलस्तीन ये कहता है कि हमारी हदूद वही होनी चाहिए जो 1967 से पहले थी। लेकिन अगली बात है, सुन लेना, लेट मी कंप्लीट, एक इंतहाई कौमी अमूर की बात है, तो उसके अंदर जो है मुझे मुकम्मल करने दें, साथ साथ फिर आपकी बारी भी आएगी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मकसद ये बात ये कि उसमें ना हम मानते ना टर्की मानता, फिर गजा पीस बोर्ड क्यों बना? बेसिकली फलस्तीन की अपनी एक डिमांड थी, ये हमास की डिमांड थी कि हमारी नस्ल कुशी हो रही है। अब तो सूरत हाल होगी, कारपेट बमिंग होती है, हॉस्पिटल्स खत्म हो गए हैं, अर्शे खुदनोश नहीं पहुंच रही। यानी पहले मरले में हमारा टारगेट ये था कि बाकी चीजें बात की हैं कि जंग बंदी हो जाए। उस जंग बंदी के लिए गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बनना जरूरी समझा गया, इसलिए कि अगर फलस्तीन से अप्रिशिएट किया, अगर फलस्तीन की आवाम की उमंगों के मुताबिक ये ना होता तो हम ये काम करते ही ना। और आज के दिन भी फलस्तीन ने अगर इस पूरे रीजन में किसी एक इस्लामी मुल्क का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का कर रहा है, यानी मियां बीवी राजी क्या करेगा काजी। फलस्तीन को कोई एतराज नहीं है, हमास का कोई मसला नहीं है, एक स्टेटमेंट नहीं आया, मसला साद रसूल साहब और मेरे बुखारी साहब का है। अब दूसरी बात है कि सऊदी अरब ने हमें क्या दिया, आपको पता है कि जब हमने एटमी धमाके किए थे उस वक्त सऊदी अरब ने पूरे 1 साल तक 50,000 बैरल लीटर तेल हमें दिया, यानी हमारी मईशत के अंदर इतनी बड़ी सपोर्ट की। और इसके अलावा भी मैं स्क्रीन पे बैठ के मैं रियासत का नुमाइंदा हूं, एक मिनिस्टर होकर मैं किसी एक मुल्क पर तनकीद नहीं कर सकता, कुछ कमी कुताहियां भी होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि गल्फ के एज ए होल ममालिक, चाहे आप सऊदी अरब का नाम लें, चाहे कतर का लें, चाहे यूएई का लें, हमारे साथ इनकी तरफ से ठंडी हवा आई है, गर्म हवा कभी आई नहीं। हाँ कोई 19-20 जरूर हो सकती है, कभी फॉरेन पॉलिसी आ जाए।
तीसरा सवाल यह किया कि हमारे इसमें क्या था, भाई हमारा किरदार कोई खामोश तमाशाई वाला नहीं होगा, लेकिन यह नहीं हो सकता कि घुमसान की जंग चल रही है और हम दरमियान में खड़े हो जाए, दो चार मुक्के हमें भी पड़ जाएं। हमने इसमें अमन का किरदार अदा करना है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो डीपीएम भी हमारे मुसलसल राब्ते में पूरे रीजन में, सऊदी अरब के हवाले से हमने शोटी ली है ईरान के साथ कि आप बिला वजह वहां मिसाइल फायर ना करें। हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान ने जो जंग का रुख मोड़ा है दीगर गल्फ ममालिक की तरफ, वो भी रुक जाए, और इस हवाले से भी अल्लाह खैर करेगा कोई अच्छी खबर आएगी। और इवन के वजीर आज़म साहब ने आज टर्की के सदर से भी बात की है। अब आपका सवाल है कि आपने जो नोबेल इनाम दे दिया, मुझे बताएं कि मैं और आप आपस में बाहर खड़े होकर तस्वीर बनवाते हैं, उसके बाद आप कोई जुर्म कर दें या मैं कोई जुर्म कर दूं, तो इसका मतलब यह है कि हम दोनों, यानी अगर मैंने कोई जुर्म किया है कहीं दूर जाकर और तस्वीर आपके साथ आखिरी बनी हुई, तो आप मुजरिम तो ना हुए। हमने जब ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए रिकमेंड किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी का वो जुज़ था एक अहम, कि एक बंदा मुस्बत रोल प्ले कर रहा है और जिस तरह की उसकी शख्सियत का खासा है, अगर हम उसे नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट करते हैं और उसके तवक्कल में हमारे एक दिल के करीब जो है फलस्तीन में अमन कायम हो जाता है, तो हमें तो नहीं पता था कि उसके वजह से जब आप अभी भी नहीं, विद हाइंडसाइट आप अभी भी समझते हैं कि वो ठीक डिसीजन था? नहीं, बिल्कुल उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल ठीक डिसीजन था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसके बाद जंग शुरू कर देंगे। तो आप वापस ले लें? नहीं, देखिए ये वापस नहीं होता, हमने इसे कंडेम किया जंग को। जब हमने कंडेम कर दिया, फॉरेन पॉलिसी में ये नहीं होता कि आप किसी को तोहफा देने जूता मार के वापस लेकर आ जाए। अगर आपने तोहफा दिया और अगले दिन गलत हरकत कर दिया, आपने कंडेम किया, ये बड़ा ही हसास मामला होता है। ये नहीं है कि आपने घड़ी ली है और आखिर जाकर किसी को बेच दिए जाकर, ये फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी आपने आखिरी बात जो आपने कहा, देखिए मैं तो अमेरिकन का सपोर्टर हूं, ना मैं कोई बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हमारे पाकिस्तानी किसी शहरी ने, कॉन्सुलेट जो होते हैं वो उस मुल्क की टेरिटरी तस्वुर किए जाते हैं, अगर कोई उसके अंदर घुसा है, देखें जी, चाहे बरतानिया है चाहे अमेरिका है, हमारा उनके हवाले से नुक्ता नजर, हमने इस जंग को कंडेम भी किया है। जो कुछ खामनाई साहब की शहादत हुई उसमें हम उनके साथ खड़े हुए, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप किसी कॉन्सुलेट के अंदर जाकर, वो तो तरीका नहीं है। फायरिंग का कोई पता चला कि मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन सेल्फ प्रोटेक्शन में की है, पुलिस ने की है, किसी गार्ड्स ने भी की है, ये उनका फंडामेंटल राइट है, नोबडी कैन स्टॉप हिम। मेरे घर कोई आएगा तो मैंने ज़ाहिर अपना दिफा करना है। हम ये गलत काम करते हैं कि हम अपना मजबूत केस, यानी हम मुद्दइयों के मुल्जिम बन जाते हैं। यानी ईरान की हिमायत में जो लोग निकले, अच्छा किया निकले, पूरा मन एहतजाज करो, उस कॉन्सुलेट को बताओ कि 2-4 लाख बंदा बाहर आ गया, ये क्या तरीके कार है, तोड़फोड़ शुरू कर दो, आग लगा दो, किसी की आप डेंजर टू लाइफ को यानी हिट करो। वक्त की कमी है। मैं अली साहब की, अली बुखारी साहब, आपने सुना मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, आपको क्या लगता है कि ये चीजें आगे किस तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान का जो रोल अब तक है, आप उससे मुतमईन हैं? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ जी। उसकी वजह यह है कि मैं 2-3 चीजें भाई की क्लियर कर दूं, जज्बाती हो गए भाई हमारे थोड़े। बात यह है कि पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग अमेरिका, वहां पर इस ईरान वॉर के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हुए, इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हुए, किसी जगह गोली चली? सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां से, और अब तो उनकी अपनी उनकी यूएस स्टेट काउंसिल की तरफ से आगे स्टेटमेंट किया हमने फायर किया अंदर घुसे, तो रोकना किसने था? गवर्नमेंट ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि आपके 14-15 लोग शहीद हो चुके हैं, इनके जनाजे हो चुके हैं, और अभी तक, और ये पहली दफा नहीं हुआ। मुझे याद है कि जब रेमंड डेविस का इशू हुआ था तो उस टाइम भी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट इनकी थी और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की थी, और आज सिंध के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी और फेडरल गवर्नमेंट इनकी है। और उन्हीं के जो रेमंड डेविस के जो मैं कहता हूँ जिनसे मुस्तफीद शुदा लोग थे, इनके हुकूमतों में मिनिस्टर्स बैठे हुए जो उस टाइम उसको बाहर ले जाने वालों में टॉप ऑफ द लिस्ट थे, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी की भी। तो बात किया आपने क्या कंडेम किया कि हमारे मुल्क के शहरी किसी दुनिया के और मुल्क में इस तरह शहरी मारे गए हों, तो उसके ऊपर क्या मुल्क इस तरह करता है? स्टेट ये करती है जो ये कर रहे हैं, जिनका स्टेटमेंट कोई नहीं आई अभी तक। जो वज़ीर आला कहता है कि जी मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूएस कह रहा है कि जी अंदर घुसे थे, हमने मार दिया था उनको। बंदे मरे आपके मुल्क के, कोई JIT बनाई है ना, आपके जो है 13-14 लोग शहीद हुए, डायरेक्ट फायरिंग हुई। दिस इज वन थिंग। नंबर 2, दूसरी चीज यह है कि आज तक अमेरिका ने अतर भाई जंग लोगों के घरों में लड़ी है, अपने घर में उनके जंग कभी भी नहीं आई। आप जरा हिस्ट्री देख लीजिएगा उठा के, एक जापान ने अटैक किया उनके ऊपर और उसके बाद उसका क्या असर किया गया, और एक अटैक उनके ऊपर 60s के अंदर हुआ था जो इजराइल ने समझ के इजिप्शियन करके कर दिया था उसके उनके बैडी बेरे के ऊपर, और उन्होंने माफी तलाफी कर ली। उसके अलावा अटैक नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कि मौतें कैसे होती हैं, घरों में बेवाएं कैसी होती हैं, यतीम बच्चे कैसे होते हैं। एक वॉर उनकी जो थी जिसको आप वियतनाम वॉर कहते हैं, उस वॉर के ऊपर उनके 70,000 लोग मरे थे, उसके बाद उनके जो है ना स्क्रू अप टाइट हो गए थे। इशू ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आज तक किया क्या? अभी तक इसके ऊपर स्टेटमेंट क्या दी, कंडेम क्या किया, क्या चीज आपने कही? आपने अली खामनेई उनके स्पिरिचुअल लीडर जो थे वो शहीद हो जाते हैं, उनके ऊपर आपने क्या किया? आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? आपने लड़ना नहीं है, आई एग्री विद इट। मैं तो कहता हूं नहीं लड़ते, आप ये कह रहे हैं कि सफारती सतह पे हम थोड़ी ज्यादा आवाज उठा सकते थे। आपने ट्रंप को नोबेल प्राइज, ठीक सही कह रहे हैं भाई, बाद में किसी ने कर दिया हो तो यार आज आप कह देना। आपकी वज़ीर आला से पूछा गया
आपकी वज़ीर आला से कल पूछा गया और वो जवाब नहीं दे सकी, उसको इधर उधर करिए। भाई कहे ना कि हमने जो दिया था छोटी सी कम से कम दलेर बने और सच्चे बने। अब तो आपके लेफ्ट लोगों को पता लग गया कि लीडरशिप। चले मैं एक छोटी सी जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो साद रसूल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साद साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज कीजिएगा। देखिए, हमारी सबसे पहले तो हुज़ैफा साहब से गुजारिश है कि सर आप तो हाकिम हैं या हम तो रईयत हैं, तो हम आपसे ज्यादा सवाल जवाब तो कर नहीं सकते, लेकिन गुजारिश इतनी सी है कि अगर गुस्ताखी कर लें आपसे सवाल करने की तो उसमें जज्बात कम, और अगर आप थोड़ा लॉजिक ज्यादा बताएंगे तो हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। 2-3 बुनियादी सी बातें। मैं इंटरनेशनल अफेयर्स का तो एक्सपर्ट नहीं हूं जैसे कि आपने फरमाया, लेकिन कानून में थोड़ा सा समझता हूं। कानून की पोजीशन सर ये है कि रॉयटर्स ने और एक एम्बेसी ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि उनकी फोर्सेस ने फायर किया। आपकी बात दुरुस्त है कि किसी भी एम्बेसी के ऊपर किसी को भी जाहिरियत करके नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर एक साइड एडमिट कर ले तो अब आप उसके ऊपर जीआईटी और दीगर चीजें क्या बनाएंगे? वफाकी हुकूमत, क्योंकि ये सूबाई मामला तो कम है, क्योंकि एक्सटर्नल सिक्योरिटी वहां की सूबाई है, वफाक के नीचे तमाम एम्बेसीज आती हैं। आपको कोई इस तरह की कम से कम अनाउंसमेंट करनी चाहिए सच्चे झूठे मुंह से कि हम कानून के मुताबिक इसमें कार्रवाई करेंगे। वो जिसकी भी एम्बेसी हो, वो जो भी लोग हों, वो अपने हों दूसरे हों, हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे अब जबकि इसके अंदर कोई एडमिशन आ चुका है। दूसरी बात, लोग पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हुज़ैफा साहब जानते हैं कि मैं तो हुज़ैफा साहब के साथ हूं, मेरे तो दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ 90-95% लोग गुमराह भी हैं जो हुज़ैफा साहब और मेरी तरह मुहब्बुल वतन नहीं है और हम उनके दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं है, वो पूछना चाहते हैं कि आप एक ऐसे बोर्ड के अंदर शामिल हैं जिसमें ईरान शामिल नहीं है, लेकिन बाकी मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक और दोस्त शामिल हैं। लोग पूछ रहे थे कुछ अर्सा पहले से, अब से चंद हफ्ते पहले से, कि क्या ये बोर्ड ऑफ पीस कोई जंग तो नहीं कर देगा ईरान के ऊपर, और अगर करेगा तो हमारा क्या रोल होगा? आज नजर ही आया। और बाय द वे, बोर्ड ऑफ पीस को डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट का नेटो कहा, जो कि एक अस्करी कुव्वत है नेटो। अब लोग पूछ रहे हैं कि वो जो खदशा था उसमें नजर यही आता है कि एक तरफ अमेरिका भी, इसराइल भी और हमारे दीगर भाई ममालिक जो मिडल ईस्ट के भाई ममालिक हैं, जो सारे हमारे साथ बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा हैं, उन्होंने मिल के ईरान के ऊपर, हमारे अलावा बाकी सब ने ईरान के ऊपर एक हमला कर दिया है या ईरान को कंडेम कर रहे हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं और तारीख भी पूछ रही है कि क्या आप एक ऐसी कुव्वत का हिस्सा तो नहीं बन गए कहीं जो कि मिल के एक ईरान के गिर्द एक फोर्स, या जो शिया क्रेसेंट के इर्द एक सुन्नी फोर्स क्रिएट हो गई है, या जिसके साथ इजराइल और अमेरिका भी है। अगर तारीख पाकिस्तान को इस लम्हे में इस तरह जज करेगी तो आप अगर कुछ ना भी करें तो हमारी आने वाली जनरेशंस, ईरान, मिडल ईस्ट, आपने मिडल ईस्ट के लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्शन देखा है जब उनके अपने मुल्क के अंदर भी बम गिर रहे हैं तो लोग कैसे चीयर कर रहे हैं। सर, हमारी आपसे गुजारिश है हुज़ैफा साहब कि आप जज्बाती हुए बगैर अगर थोड़ी सी हमें हमारी रहनुमाई कर दें, हम गरीब लोग, नातवा लोग, महकूम लोग जिनके दिलों के वजीर आज़म नवाज शरीफ हैं, हमारी रहनुमाई बिल्कुल ठीक है। आपकी बात है कि मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि ऑब्वियसली बड़ा डेलिकेट मैटर है, लेकिन पाकिस्तान ने काफी हद तक अपने कार्ड्स को बड़ा अच्छे तरीके से भी खेला। पिछली दफा जब अमेरिका ने हमला किया उस वक्त भी ये सारे ममालिक, अरब ममालिक अमेरिका के साथ थे, लेकिन ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। ईरान के जो क़यादत है उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो गवर्नमेंट से क्लैरिटी आ जाए तो बहुत अच्छा हो। जी नहीं, ठीक है, उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज हो जिसके ऊपर यकीनन हमें इख्तलाफ हो सकता है हुकूमत से। मेरे पास 30 सेकंड है, आप प्लीज 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं कि एक तो हुकूमत गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि एक साइड में मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हुए भाई ये कहें कि आप अभी स्टेटमेंट जारी कर दें। जो मेरे भाई माहिर कानून है, बड़ा अदब है उनका, वो कह रहे थे कि अगर आप दलील पे अपनी बात करते, जज्बाती ना होते, तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम जब ये इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा वो जरा खुद सुन लें कि मैंने दलील पे अपनी बात की है, मैं जज्बाती हुआ हूं। बस मैं इतनी बात जरूर करूंगा कि ना यहाँ दिलों के वजीर आजम की बात है, ना कैदी नंबर 804
की बात है। कानून की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन डीजोर वजीर आजम भी शहबाज शरीफ और डिफेक्टिव वजीर आजम भी शहबाज आखिरी शरीफ। बात, आप भी डाल कानून की बात बता दें मुझे कि इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रही, कौन सा कानून है कि मुझे कानून बताएंगे ये। मैं इनको बता रहा हूं मुकम्मल कि ट्रीटमेंट हो रही है। सेक्शन 795 जेल कानून मैनुअल ये कहता है कि आम कैदी की ट्रीटमेंट भी जरूरी है, वो तो फिर भी इमरान खान है, कर रहे हैं। आखिरी चीज वो बता दें, मैं आपको लॉ बता के जा रहा हूं, कंफर्म कर लीजिएगा। आपके पास बड़े बड़े लॉ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने तबाही फेर दिया, उन्हें आपका भाई खुद भी इतना सा वकील है, उन्हें कहिएगा कि जी ये बता जाता है दें कि कौन सा ऐसा लॉ है कि आप ब्लड रिलेशंस के बगैर जो है बंदे की ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो आपकी कस्टडी ब्लड रिलेशन ठीक है ना, चलें। या डॉक्टर को ना मिलने दीजिए। उनकी बेगम ब्लड रिलेशन वाली है या तो आप उनकी बेगम को मुझे किसी और के सिग्नेचर बात दिखा बात है। दें, मुझे फॉर्म पे सिग्नेचर दिखा आप दें। तीनों का बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब, आप साहब से आपका ताल्लुक है, इतनी आप लोगों की ट्रीटमेंट हुई है, अभी भी आप पूछते हैं कि किस ट्रीटमेंट, किस कानून के तहत ट्रीटमेंट हो सकती है। एनीवे, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर जरूर अपनी फीडबैक दीजिएगा। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।